Hello everyone and welcome to the Computer Awareness 50 Important Question Series Part 1 for NABARD. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ओवरऑल हमारा टारगेट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है और ये क्वेश्चंस आपके NABARD में पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस में से कुछ हैं या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि NABARD के आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है. तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम स्पेसिफिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको हम इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं. सो NABARD के कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं विच यू हैव टू रिवाइज बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. दीज आर द मस्ट डू क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं पक्के से कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए. तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो में हम 19 से 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आने वाले वीडियोस में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो पूरा स्ट्रैटेजी किस तरह से रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेके बैठना है. आपकी स्क्रीन पे एक टाइम पे एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको ऑप्शंस आएंगे. आपको वीडियो को पॉज करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर मार्क करना है. हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगी. वो सही आंसर अगर आपके आंसर से मैच करता है तो आपको अपने आप को 1+1 मार्क्स देना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको काउंट करना है कि आपको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं और वो मार्क्स आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए. उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन एंड वेयर यू आर लैकिंग. सो वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द एरियाज वेयर यू आर वीक. ओके, सो मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपको दिखाना शुरू करती हूँ. आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस वीडियो को किस तरह से पढ़ना है. सो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. सो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है अ प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रिंट द ग्राफिक्स. ओके, सो इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है. तो हमें ऐसा प्रिंटर आइडेंटिफाई करना है. ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसा प्रिंटर जो कि हमारा ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट प्रिंट द ग्राफिक्स. सो पहला ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है. सो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है डेजी व्हील प्रिंटर. डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि बहुत ही स्लो प्रिंटिंग करता है, बहुत ही नॉइजी प्रिंटर होता है ये. ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल भी ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है. ठीक है, और ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है और यूजुअली इसकी स्पीड कैसी होती है 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड. 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है और ये हमारा ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है. बाकी ये तीनों जो भी हमारे प्रिंटर्स है ये ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं. दे आर केपेबल टू प्रिंट द ग्राफिक्स. ओके, सो इन पर्टिकुलर सो ये तीनों प्रिंटर्स हमारे ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं. इनमें से सिर्फ एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है, वो है डेजी व्हील प्रिंटर. कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स की खुद की पिक्यूलियर चीजें क्या हैं. ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों किस लिए एक दूसरे से अलग है और इनकी खास बात क्या है, किस तरह की ये प्रिंटिंग करते हैं. तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन MS Excel. MS Excel में इनमें से कौन सा चार्ट प्रेजेंट नहीं होता है. तो हमें पता है MS Excel में हमारे पास चार्ट्स के ऑप्शंस आते हैं. उन चार्ट्स के ऑप्शन से हम हमारे एक्सेल शीट में डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ चार्ट है जो आपको MS Excel के साथ नहीं मिलता है. कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, डॉट चार्ट है, पाई चार्ट है या बबल चार्ट है. तो इनमें से कौन सा चार्ट है जो कि नहीं मिलता है, विच इज नॉट प्रेजेंट. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. इट इज आस्किंग अबाउट नॉट प्रेजेंट. सो नॉट प्रेजेंट कौन सा होता है, डॉट चार्ट. डॉट चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि आपको प्रेजेंट नहीं होता है MS Excel में, लेकिन कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड बबल चार्ट ये सारे के सारे आपको प्रेजेंट मिलते हैं. ये सारे के सारे हमको MS Excel में मिलते हैं, लेकिन डॉट चार्ट हमारा MS Excel में नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डॉट चार्ट ओनली. आई होप अभी तक सही जा रहे हैं हम लोग. और आपको जहां पर भी वीडियो फास्ट लग रही हो, क्वेश्चन को रीड करने का टाइम कम मिल रहा हो, तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए.
तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये क्या कह रहा है, that which of the following is false? The point is false about the hyperlinks in MS Word. So MS Word हमारा MS Office का पार्ट होता है, ये हम जानते हैं. So MS Word MS Office का पार्ट होता है और इसमें हम हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हैं. So हाइपरलिंक्स के बारे में कौन सी चीज गलत लिखी हुई है? We have to identify the wrong statement. So पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, हाइपरलिंक्स आर रिप्रेजेंटेड इन बोल्ड एंड इटैलिक्स. ओके. Second option is saying a hyperlink points to a whole document or to a specific element within a document. And third is like keyboard shortcut Control plus K combination. This is Control plus K combination will let you insert a new link where the cursor is positioned. या फिर फोर्थ ऑप्शन all are incorrect. So इनमें से या तो कुछ सही है या तो कुछ गलत है या फिर ये तीनों ही गलत है. So you have to identify कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है. So जो स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है वो है पहला स्टेटमेंट, दैट इज हाइपरलिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड एंड इटैलिक्स. तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारा हाइपरलिंक्स हमेशा बोल्ड और इटैलिक होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग थिंग फॉर द हाइपरलिंक इन MS वर्ड. लेकिन एक हाइपरलिंक होता क्या है, एक हाइपरलिंक ऐसा होता है लिंक जिसको आप क्लिक करके एक दूसरे डॉक्यूमेंट में या फिर उसी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लिंक पर या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जा सकते हैं. सो ये वाला पॉइंट हमारा ट्रू है, ये वाला पॉइंट हमारा पूरी तरह से फॉल्स है. और कहीं पर भी आपको हाइपरलिंक्स को इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस के की का कॉम्बिनेशन यूज करना है एंड यू विल गेट द कर्सर पोजिशन्ड देयर ओनली. ओके. सो जहां पर भी आपका कर्सर उस वक्त पोजिशन्ड होगा, आप कंट्रोल प्लस के करेंगे तो यू कैन इंसर्ट अ न्यू हाइपरलिंक देयर ओनली. सो ये भी हमारा ट्रू है. सो याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का केवल सही आंसर नहीं देखना है, उसके बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं वो भी समझना है. तो उससे आपके ज्यादा सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार होते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है हाइपरलिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड एंड इटैलिक्स व्हिच इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. Okay, coming to the fourth question. Fourth question is like dash, you have to fill the blank, directs the component of computer to perform tasks that are specific in program instructions. So हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या परफॉर्म करना है. ठीक है, क्या उसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या काम करना है उसको. ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है ALU. ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. दूसरा है CU दैट इज कंट्रोल यूनिट. तीसरा है मदरबोर्ड और चौथा है सॉफ्टवेयर. सो इसमें क्या करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल यूनिट दैट इज CU. सो हमारा जो भी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास CPU होता है और CPU 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. CPU के 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ALU होता है, CU होता है एंड हमारा मेमोरी होती है. ठीक है, तो ALU जो होता है और CU जो होता है ये हमारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया. ठीक है, परसेंटेज हो गए, डिवीजन हो गया. और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्शन का काम करता है. ठीक है, सो इस ऑप्शन में आपको CU आएगा यहाँ पर एज आंसर, दैट CU डायरेक्ट्स द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका CU. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्या कह रहा है, दैट व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. सो लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम ALU भी बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. ठीक है, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया. आई होप ये क्वेश्चन आप सही करेंगे. अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, कंपेयर करेगा नंबर्स को, दैट इट विल कंपेयर द नंबर्स. सेकंड बोल रहा है परफॉर्म द मेमोरी ऑपरेशन. थर्ड बोल रहा है परफॉर्म द एडिशन ऑफ द नंबर्स. सो इसमें से कौन सा सही होगा. ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर देखना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन है, और सही ऑप्शन है कंपेयरिंग नंबर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CPU ऑफ द कंप्यूटर. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि हमारा ऑप्शन है कंपेयरिंग द नंबर्स. ओके, सो लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल यूनिट हमारा क्या करेगा, चीजों को कंपेयर करेगा. अरिथमेटिक फंक्शन भी होंगे प्लस लॉजिकल फंक्शन भी होंगे. तो ये वाली लाइन तो हमारी पक्के से सही होने वाली है, जो कह रहा है कि कंपेयर द फंक्शन. फिर सेकंड बोल रहा है परफॉर्म द मेमोरी ऑपरेशन. तो मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करने की इसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, तो हमारा ये पर्टिकुलर आंसर हम ऑप्शन गलत है. परफॉर्म एडिशन ऑफ द नंबर, ये भी ऑप्शन सही है. तो यहाँ पे आपको और एक चीज ऐड करनी है कि आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है, जो कि आपका एडिशन के लिए है.
ठीक है, तो आपका आंसर इसमें होगा बोथ 1 and 3, क्योंकि एलयू में क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। सो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, एक्सपोनेंशियल। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जिसमें कंपैरिजन होता है, जैसे और हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया, नॉट ऑपरेशन हो गया। इस तरह के ऑपरेशन को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, जो कि कंपैरिजन्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका बोथ 1 and 3। ओके, 6th क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द MS एक्सेल दैट सेज दैट द रिजल्ट आर टू लॉन्ग टू फिट इन द सेल। सपोज यहाँ पर कोई सेल है, हमारे पास पूरी एक जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें हमारा रोज एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो एंड कॉम्बिनेशन के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी स्प्रेडशीट का। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि रोज एंड कॉम्बिनेशन, रोज और सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं हमारे पास और ये हमारे पास रोज होते हैं। ठीक है, रोज होते हैं और कॉलम होते हैं और इनके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, एक सेल बनता है और उसमें हम क्या इंसर्ट करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सेल का साइज बहुत छोटा करके रखा होता है, तो उसमें कोई बड़ी वैल्यू आ गई होती है, तो वो बड़ी वैल्यू को जब रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा साइन उस जगह पे आता है जो रिप्रेजेंट ये करता है कि वैल्यू आपकी बहुत बड़ी है, जो कि इस सेल में नहीं आ पाएगी। सो इसका क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 टाइम हैश। सो 4 टाइम हैश कहीं आपको दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, वहां पे ये इंडिकेशन होता है कि वहां पे कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू इतनी बड़ी है कि उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वो सेल का साइज बड़ा करके देखना पड़ेगा कि वहां पे एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है, सही है, वो है 4 टाइम हैश। ओके, देन 7th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द कोल्ड बूट। सो कोल्ड बूट एक बूटिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही हैं। सो पहला बोल रहा है कि कोल्ड बूट इज डन व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर वंस इट हैज बीन टर्न्ड ऑन। ओके, और तीसरा बोल रहा है बोथ 1 and 2 करेक्ट है या फिर नन ऑफ दीज। ओके, सो बूटिंग के हमारे पास एक्चुअली दो तरह की बूटिंग होती है। पहला होता है हमारे पास कोल्ड बूट और दूसरा होता है हमारे पास वार्म बूट। सो कोल्ड बूट क्या होता है, कोल्ड बूट होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। कोल्ड बूट होता है हमारा कि कोल्ड बूट इज डन व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब आपका वो क्या है, स्विच ऑफ है, आपका कंप्यूटर क्या है, स्विच ऑफ है। ठीक है, और फिर आप उसको ऑन करते हैं पावर बटन दबा के, तो इसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वार्म बूट। तो रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज वार्म बूट। सो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा वार्म बूट के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमारा जब रीस्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर, उसके मतलब एक बार हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि वार्म बूटिंग हो रही है। लेकिन अगर सिस्टम हमारा स्विच ऑफ है, बंद है, उसको हम पहली बार ऑन कर रहे हैं पावर बटन प्रेस करके, तो उसका मतलब होता है कोल्ड बूट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वार्म बूट क्या होता है, कोल्ड बूट क्या होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैन। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैन होता क्या है। सो पैन क्या होता है, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये टाइप ऑफ नेटवर्क होता है जिसमें जो आपका एरिया होता है, मतलब जैसे कि आप एक एज ए इंडिविजुअल हैं, सो जो एरिया होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क की रीच का, वो आपकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही होगा। ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पैन एरिया। ठीक है, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। इट माइट बी जस्ट लाइक 100 मीटर्स और 200 मीटर्स। ओके, तो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो एरिया ऑपरेट करेगा वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क को जस्टिफाई करता है। सो ब्लूटूथ, कैंपस नेटवर्क, स्टोरेज नेटवर्क और नन ऑफ दीज। सो क्लियर कट इसका आंसर क्या है हमारा, ब्लूटूथ। अगर आपने ब्लूटूथ यूज किया हुआ है तो आपको पता है कि अगर आपने एक ब्लूटूथ से दूसरे ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया है, तो आपको एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, दोनों डिवाइसेस को एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखना पड़ता है ताकि उनके बीच का डेटा ट्रांसफर हो पाए, और बहुत स्लो काम होता है। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लूटूथ। ठीक है, तो ब्लूटूथ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैंपस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कैंपस या यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है, डेफिनेटली।
वो एक बड़े लेवल पे बनेगा। कैंपस नेटवर्क आपका कैन में आता है, कैंपस एरिया नेटवर्क में। स्टोरेज नेटवर्क आपका सैन में आता है, दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, सो पैन का एग्जांपल हमारा ये है ब्लूटूथ, मतलब कि पर्सनल एरिया में जो आपका एरिया ऑफ कवरेज होना वो बहुत कम होने वाला है, लाइक 100-200 मीटर्स। ओके, मैक्सिमम 100 मीटर्स आई विल से। ओके, then there comes the next question. So next question क्या बोल रहा है? Virus that fools the user into downloading or executing them by pretending to be useful application called as. So एक ऐसा वायरस जो कि हमारे यूजर को फूल करता है और डाउनलोड होता है, ठीक है, और उसके बाद अपने आप ऐसा एग्जीक्यूशन दिखाता है कि वो एक ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है जिससे हमें उस पर शक ना हो। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म या बोथ 1 and 2? सो इसका क्लियर कट आंसर हमारा ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि यूजर को फूल करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक यूजफुल एप्लीकेशन है जिससे यूजर को उस पर डाउट ना हो और वो अपना काम एक बैकएंड पे करता रहता है, आपका डेटा स्टीलिंग का या आपके कंप्यूटर को हार्म करने का। तो ट्रोजन हॉर्स आर वेरी टफ टू डिटेक्ट एक्चुअली। तो ये एक तरह के ऐसे ही वायरस होते हैं, ठीक है। Coming to the next question, what is the logical address assigned to a PC, printer, router, etc. which are connected on a network? So जब भी हम नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं हमें एक लॉजिकल एड्रेस असाइन होता है, तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं कि आईपी एड्रेस बोलते हैं कि आईएमआई नंबर बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा आईपी एड्रेस। तो जब भी हमारे डिवाइसेस, चाहे किसी भी तरह के डिवाइसेस हो, कोई पर्सनल कंप्यूटर हो, कोई प्रिंटर हो, कोई राउटर हो, किसी भी तरह का कोई डिवाइस हो, वो जब भी नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो एक लॉजिकल एड्रेस असाइन होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस के थ्रू वो डिवाइस हम नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस क्या होता है? हमारा फिजिकल एड्रेस होता है और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही सिस्टम को एलोकेट हो जाता है, ये चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन आईपी एड्रेस हमारा चेंज होता रहता है जितना हम उससे अटैच करते हैं नेटवर्क से, फिर हम उसको नेटवर्क से बाहर जाते हैं, फिर नए नेटवर्क में जाते हैं, तो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। लेकिन हमारा ये फिजिकल एड्रेस जो कि मैक एड्रेस है वो मैन्युफैक्चरिंग जब आपका डिवाइस बनता है तभी आता है आपके साथ, वो चेंज नहीं होता है। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज डीपीआई इन प्रिंटिंग। सो एक डीपीआई करके कंसेप्ट होता है प्रिंटिंग में, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो डीपीआई के लिए कौन सा ट्रू है वो हमको बताना है। सो इसमें एक्चुअली आंसर क्या है? हमारा सारे ही सही है, ऑल आर ट्रू। आई विल एक्सप्लेन हाउ। सो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट मेजर्स द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और अ डिजिटल स्कैन। सो हर एक डॉक्यूमेंट की एक छोटी से छोटी यूनिट होती है जो कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, या फिर एक डिजिटल स्कैन की बात कर रहे हैं, कोई इमेज स्कैन करी है, कुछ स्कैन किया है प्रिंटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए, उसका रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए, एक्स वाई वाला रेजोल्यूशन उसका मेजर करने के लिए हमारे पास डीपीआई होती है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंचेस। ओके, क्या होता है हमारा डीपीआई का फुल फॉर्म? आई विल राइट इट, इट्स डॉट्स पर इंच। ओके, कितने डॉट्स एक इंच में आ रहे हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो ये एक मेजरिंग का टूल है, जितने ज्यादा डॉट्स एक पर इंच में रहेंगे उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी। मतलब हमारा, हम लोग जब फोटोज खींचते हैं या प्रिंट लेते हैं, अगर उसका जूम साइज बढ़ा देते हैं तो पिक्चर क्वालिटी फट जाती है या फिर डॉक्यूमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो जितने ज्यादा डॉट पर इंचेस रहेंगे, डेंसिटी हाई रहेगी, तो उतना ही हमारा डॉक्यूमेंट का खराब होने के चांसेस कम होते हैं, डॉक्यूमेंट हमारा खराब नहीं होता है। सो इट स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, और एक मेजर होता है जिससे कि एक लाइन पे कितने हमारे इंचेस पे कितने डॉट्स आए वो हम मेजर कर देते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सो द आंसर हियर विल बी ऑल आर ट्रू फॉर द डीपीआई। Then the next question is like, what is the string of character that defines the address of the web page? So किसी वेब पेज पे जाना है, ठीक है, तो उसको हम किसी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, वो उसका एड्रेस होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एड्रेस बार बोलते हैं कि आईपी बोलते हैं कि यूआरएल बोलते हैं कि नन ऑफ दीज है इसका करेक्ट आंसर। तो अभी आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूआरएल। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल जैसे मान लीजिए आपको गूगल पे जाना है तो आपने लिखना है www.google.com, ठीक है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको गूगल के सर्च इंजन में iexamb सर्च करना है, तो आपने क्या डालना है? www.iexamb.com, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? ये जो पर्टिकुलर नाम है इसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? एड्रेस होता है। ये क्या होगा? हमारा एड्रेस। ये किसका? गूगल का एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है? हमारा iexamb का एड्रेस है, ठीक है।
तो इसी एड्रेस से, इसी सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम यूआरएल बोलते हैं, जिसकी मदद से हम किसी वेब पेज या वेबसाइट पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, एड्रेस बार वो एरिया होता है जहां पर हम इनको एंटर करते हैं। ठीक है, जहां पर हम इनको एंट्री करते हैं, जहां पे आप टाइप करते हैं कि आपको कहां जाना है, वो आपका क्या होता है, एड्रेस बार होता है। ठीक है, और आईपी हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, हमारा यूआरएल। ठीक है, सो यूआरएल इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द हार्डवेयर। तो ये बहुत इजी है, कौन सा इसमें से हार्डवेयर का एग्जांपल है। मॉनिटर और कीबोर्ड साफ साफ दिख रहे हैं, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, एमएस ऑफिस डेफिनेटली ये एक सॉफ्टवेयर है। अब आप लोग को मुझे बताना है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि यहाँ पे एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारे टैंजिबल कंपोनेंट्स है। तो जो भी कंपोनेंट्स को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड मेल्स आर रिसीव्ड इन विच पार्ट ऑफ द यूजर मेल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज विच पार्ट। ओके, सो हमारे जो भी मेल्स रिसीव होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास इनबॉक्स का एक फोल्डर होता है, हमारे पास स्पैम का एक फोल्डर होता है, हमारे पास आउटबॉक्स का एक फोल्डर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइड में होता है। फिर यहाँ पे हमारा मेल, सारे के सारे मेल्स हमारे लिस्टेड होते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो अगर कोई अनवांटेड मेल है या अनसॉलिसिटेड मेल है आती है आपके ईमेल पर, तो वो किधर जाएगी। ठीक है, वो स्टोर किधर होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पैम मेल, और ये स्टोर होती है हमारे स्पैम बॉक्स के फोल्डर में। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, आपके पास एक स्पैम का फोल्डर होता है। तो कोई भी अनवांटेड ईमेल होती है, अनसॉलिसिटेड, अनट्रस्टेबल ईमेल होती है, वो हमारे स्पैम के फोल्डर में जाती है। तो स्पैम ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनबॉक्स में हम लोगों की नॉर्मल ईमेल्स आती हैं, जो कि हमारे ट्रस्टेड ईमेल्स होती हैं, जिनसे हम यूजुअली टच में रहते हैं, या फिर डिफाइंड या फिर ऑथेंटिकेटेड वेब एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेसेस होते हैं। आउटबॉक्स में ईमेल थोड़ी देर के लिए जाती है, जब तक वो एक्चुअली सेंड नहीं होती है। सो ईमेल को जब आप सेंड करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आउटबॉक्स में रहती है। अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो आउटबॉक्स में ही रुक जाती है और सेंड नहीं होती है, और जैसे उसको नेटवर्क मिलता है वो आउटबॉक्स से सेंड के कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपका स्पैम। 15 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सिलेक्टिंग ऑल इन एमएस वर्ड। सो कुछ भी सिलेक्ट करना है जो कि ऑल है, मतलब कि अगर कोई एक पेज है, ठीक है, उस पेज में हमारे पास मान लो कुछ 100 लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, और इन सारी लाइंस को हमको डिलीट करना है, तो या तो एक एक लाइन डिलीट करते रहो बैक स्पेस से, या डिलीट के की लाइन से, या फिर इन सबको सिलेक्ट कर लो इकट्ठे और डिलीट कर दो। ठीक है, तो वो कौन सा शॉर्टकट हम यूज करने वाले हैं जिससे हम सारा का सारा चीजें सिलेक्ट कर सकें। सो वो ऑप्शन होता है हमारा Ctrl+A। सो Ctrl+A हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा पेज या फिर पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर Shift+ डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यहाँ तक कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो जब हम नॉर्मल डिलीट ऑपरेशन करते हैं तो हमारा जो भी फाइल होता है वो हमारा रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन जब हम Shift+ डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ठीक है, नो रिसाइकल बिन इंस्टेंस इज क्रिएटेड, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि रिसाइकल बिन में वो नहीं जाएगा। ठीक है, Ctrl+C हमारा कॉपी के लिए यूज होता है, कोई चीज को कॉपी करना है तो Ctrl+C करते हैं। Ctrl+B हमारा किसी चीज को बोल्ड करने के लिए या फिर अनबोल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर बोल्ड है ऑलरेडी, Ctrl+B किया तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा, अगर अनबोल्ड है, नॉर्मल टेक्स्ट है, Ctrl+B किया तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, Ctrl+A। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एंड CD-ROM ड्राइव्स इनसाइड द पीसी। सो पीसी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क, CD-ROM इन सब की ड्राइव जो है कनेक्टेड रहती हैं, तो वो कौन सी हमारी स्टैंडर्ड इंटरफेस, सो इंटरफेसेस होती है जो इसको कनेक्ट करती हैं स्टोरेज डिवाइसेस को अंदर पीसी के अंदर, मदरबोर्ड में बेसिकली, तो वो कौन सी होती है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो आपकी साटा आटा होती है, ठीक है, या फिर आपकी पाटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे नाम याद रखना, साटा आटा पाटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, जो भी हमारी इंटरफेसेस होती है, ये एक जो कि हमारे जो भी इंटरनल डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क, CD-ROM, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, किसके लिए, केवल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए याद रखना, ये स्टोरेज डिवाइसेस को हमारी कनेक्ट कर देती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनको IDE ही बोलते हैं, हम साटा आटा को हम IDE भी बोलते हैं। फिर 17th क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ दीज गिव्स द कंटिन्यूअस सप्लाई टू अ पीसी। सो पीसी आपका चल रहा है, उसको आपको कंटिन्यूअस सप्लाई देना है, तो इनमें से कौन सी चीज को हम यूज करते हैं
SMPS, SMTP या फिर both 1 and 2 या फिर none of these। तो इसका क्लियर कट आंसर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि SMTP जो होता है ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है, जो कि डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो अगर आपको नहीं पता है कि SMPS इसका करेक्ट आंसर है तो आपको ये देखना है कि SMTP तो पक्के से ही गलत है, क्योंकि ये तो एक प्रोटोकॉल है। और किसका प्रोटोकॉल है? ईमेल का प्रोटोकॉल है। ईमेल सेंडिंग के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई का आंसर क्या हो जाएगा? SMPS, क्योंकि बोथ 1 and 2 तो हमारा गलत हो जाएगा और नन ऑफ दीज तो गलत है ही, ठीक है। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन को हमको बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट दिया है कि रैम इज अ वोलेटाइल इन नेचर एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो डेफिनेटली ये ट्रू है। रैम में जो भी है हमारी करंट वर्किंग मेमोरी होती है, अगर हमारी पावर सप्लाई बीच में चली जाती है तो हमारा जो डेटा होता है वो उड़ जाता है, इसका मतलब है डेटा हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसको पावर सप्लाई नहीं भी मिलने से हमारा डेटा क्या होता है? परसिस्टेंट रहता है, ठीक है, परसिस्ट करता है, हमारा डेटा नहीं जाता है, गायब नहीं होता हमारा डेटा, ठीक है। तो इसमें ट्रू होगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग द फोन लाइन दैट अलाउज द यूजर ओवर द फोन टू हैव द वॉइस कनेक्शन। सो हमको पता है कि वॉइस कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन दोनों हमारे फोन लाइन्स के ऊपर हो जाते हैं, तो वो किसकी मदद से हम सेटअप कर सकते हैं? DSL या फिर ऑप्टिकल फाइबर या फिर इन दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है DSL, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से हम कैसे टाइप के इंटरनेट कनेक्शन बिठाते हैं, जो कि फोन लाइन के जैसे बैठते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? यूजर का फोन हम यूज करते हैं फॉर दी वॉइस कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम ऑल्सो। तो जो फोन होता है उससे क्या कर सकते हैं आप? उसी सेम फोन लाइन से, जो फोन लाइन आपका कनेक्शन मिल रहा है आपको, उसी फोन लाइन में बेसिकली वायर्ड, ठीक है, उसी से आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस आप वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फास्ट मोड पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें लाइट का हम लेजर टेक्नोलॉजी, लाइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। इसका बेसिक एग्जांपल आपका जियो फाइबर है, जो कि अभी काफी एरियाज में लगना शुरू हो गया, यूज होता है। तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ये लाइट और लेजर के प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। सो अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी नई वीडियो हमारी अगली आएगी। हमें टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिसमें से 19 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे, थोड़े इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो अभी आपको जितने मार्क्स मिले हैं आपको आउट ऑफ 19, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो देख रखा है एंड तक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस का या नबार्ड रिलेटेड, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्वांट्स, रीजनिंग, किसी से भी रिलेटेड, आपके नबार्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो पड़ती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे सेफ एंड डू प्रिपेयर वेल एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड and give us your motivation by liking, subscribing and commenting in the section.